नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। कल छठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से किस सीट पर महागठबंधन की बहुमत लग रही है, कहां पर एनडीए जीतता नजर आ रहा है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी है, और उनके साथ ही हमारे चैनल हेड और सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र कुमार सिंह। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वाल्मीकि नगर से, जहां पर आरजेडी से दीपक यादव वहां के कैंडिडेट है, वहीं जेडीयू से सुनील महतो है। तो क्या लगता है कि आरजेडी या जेडीयू में से कहां पर लग रहा है वाल्मीकि नगर में झुकाव ज़्यादा नजर आया? नहीं, वाल्मीकि नगर की जो सूचना आ रही है उसमें, चूँकि वाल्मीकि नगर में जैसा कि हम लोग पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि वहाँ सिजेबल नंबर में कुशवाहा वोटर हैं और सुनील महतो कुशवाहा समाज से आते हैं, इसलिए वहाँ लौकुश समीकरण इंटैक्ट रहा है। और उसके साथ ही जो अति पिछड़े हैं और वैश्य समुदाय है और अपर कास्ट है, चूँकि अपर कास्ट के जो वहाँ पर इसके पहले जो दुबे जी जो वहाँ से एमपी हुए थे, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया है बीजेपी के तरफ से, इसलिए वो भी संतुष्ट थे। इसलिए वहाँ ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों का वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पर वोट है। और जो थारू हैं वो ट्रेडिशनल वोटर हैं बीजेपी के, ये यानी एनडीए के, तो थारू का भी वोट ऐसा प्रतीत होता है कि थारू का भी वोट गया है। तो इस तरह से वहाँ, हालांकि दीपक यादव बहुत ही प्रभावशाली हैं, पैसा भी उनके पास है, क्योंकि बगहा जो शुगर फैक्ट्री है उसके मालिक हैं, और शुगर फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो जो शुगर केन ग्रोवर हैं, जो उसके ऊँख को उपजाते हैं, उनसे उनका बहुत निकट का संबंध हो जाता है, क्योंकि उनको वो जो है सो कई तरह से हेल्प करने की स्थिति में होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पर फाइट नहीं होगी, फाइट होगी, लेकिन ऐसा जो वहाँ से ये फीडबैक मिल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जेडीयू के सुनील महतो ही चुनाव जीतेंगे। परसेंटेज क्या लग रहा है, वहाँ का क्या परसेंटेज सिनेरियो लग रहा है? वहाँ अब हमको लग रहा है कि फाइट टफ है वहाँ का, और उसमें जीत 60-40 नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 55-45 का इस टाइप का। क्या लगता है सर, वाल्मीकि नगर में 55-45 प्रोफेसर साहब का कहना है, आपको क्या लगता है? देखिए, यह आकलन संभव नहीं है। जो मतदाता मत डाले हैं वो किसी को खुल करके जैसे नहीं बता रहे थे, और उसमें कुछ मतदाता जो हैं, कुछ जातीय आंकड़े में, जैसे कुछ उच्च जाति के हैं, यादव जाति के हैं, ये सब मतदाता कुछ खुल करके बोल भी पाते थे। लेकिन जो अति पिछड़ा मतदाता है, जिसको कोई लोग पचफोड़ना या कुछ कर करके जैसे नाम दिया गया है लालू जी के समय में, फिर उस मतदाता में यह देखा गया है कि मोदी जी का 5 किलो अनाज, आयुष्मान कार्ड और फिर जीविका का जो लाभ महिलाएं ले रही है, उसका भी असर देखा जा रहा है। वैसे मास, जहाँ तक वोटर की बात है, जातीय आंकड़ा की बात है, उसमें महागठबंधन हर जगह महागठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन वह जो 5 किलो अनाज मोदी फैक्टर, मोदी नाम केवलम, और जो उसमें जुड़ गया है जो नीतीश जी का जीविका, वह मतदाता कितना हद तक किस स्थिति में पोलिंग किया, उसके ऊपर जैसे मतदान परिणाम निर्भर करता है। इसलिए कोई भी आकलन अभी करना जो यह भारी पड़ रहा है या कमज़ोर पड़ रहा है, ये बहुत ही पेचीदा लग रहा है। अच्छा, पश्चिम चंपारण जिसको बेतिया भी कहा जाता है, वहाँ से कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी प्रत्याशी है, वहीं बीजेपी से संजय जायसवाल है। वहाँ का क्या लग रहा है सिनेरियो, किसके तरफ झुकाव ज़्यादा लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि मदन मोहन तिवारी बेतिया से रेणु देवी जो नूनिया जाति से आती हैं, उनको एक बार चुनाव हरा चुके हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, और ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन कांग्रेस से हैं। तो एक ज़माने में तो चंपारण कांग्रेस का गढ़ था ही था, लेकिन अब धीरे धीरे कालांतर में अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ये हो गई है। तो वहाँ जो मदन मोहन तिवारी के साथ ब्राह्मण वोट गया है, जो ब्राह्मण वोट एनडीए का वोट है वो पूरा गया है। और जो सूचना आ रही है उसमें आ रहा है कि भूमिहार लोग थोड़ा शिथिल पड़ गए। उसका कारण हमने जानना चाहा तो पता चला कि
वो संजय जायसवाल से कुछ नाराज़ चल रहे हैं। तो चूँकि एंटी इनकम्बेंसी होती है, लगातार उनके पिताजी रहे हैं, फिर संजय जायसवाल रहे हैं, तो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी टाइप का चीज़ है, जिसके चलते भूमिहार जात शिथिल पड़े हैं। लेकिन जो एनडीए का वोट बैंक है, अति पिछड़ा का, वैश्य का और जो ये क्या कहा जाता है, ये राजपूत का, ये लोग जो हैं सो कंप्लीट संजय जायसवाल के साथ रहे हैं। और अति पिछड़ा भी जो, चूँकि हम हमारे ज़्यादा वहाँ संपर्क अति पिछड़ा समाज से जो लोग हैं उन लोगों से हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम लोग जो है सो एकदम इंटैक्ट अति पिछड़ा ने संजय जायसवाल को। तो हमने कहा कि क्या स्थिति होगी, तो कहा कि फाइट टफ है, लेकिन अंत में संजय जायसवाल ही आगे रहेंगे। सर आपको क्या लगता है, क्या लग रहा है बेतिया की? देखिए, बेतिया में जो यहाँ का एनडीए का जो कोर वोट बैंक, वहाँ ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण अधिक संख्या में है, वहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी जी थे। तो वह वोट लगभग मतलब अधिकांश प्रतिशत जैसे वोट शिफ्ट किया है, जैसे जो बातें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है जो शिफ्ट किया मदन मोहन तिवारी जी के साथ। जैसे प्रोफेसर साहब बताए कि भूमिहार वोट शिथिल पड़ गए। भूमिहार वोट शिथिल ही नहीं पड़े, भूमिहार वोट नाराज़गी में एक बड़ा हिस्सा भूमिहार वोट का जैसे मदन मोहन तिवारी के तरफ जाने की भी बात आ रही है। और बैस भी जैसे बता रहे हैं जो बैस एनडीए का कोर वोटर है, लेकिन सीतामढ़ी और जो शिवहर का मामला है उसमें जो 2 बैस सांसद का टिकट कट गया है, उसका प्रभाव हर जगह कुछ न कुछ है, बैस भी कुछ बटा है। इसके बाद जो लालू जी का सोशल इंजीनियरिंग है, जो कुशवाहा जाति को महत्व दिए हैं, कुशवाहा जाति को 6 सीट दिए हैं, उसमें हर जगह जो बातें आ रही है जो 20 से 25% कुशवाहा जाति का वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किया। इस स्थिति में यह आकलन लगाना कि एक ये हम मान रहे हैं जो मोदी जी का जो कोर वोटर जो गरीब वर्ग है, 5 किलो अनाज है और जीविका का वोट यह से अधिकांश गया है उधर, लेकिन इसमें जो एनडीए के वोट में पिछले साल से कमी आई है, जो वोट कम गया है, मतलब कुशवाहा जाति में कुछ टूट है, बैस में कुछ टूट है। और इस बार भूमिहारों ने भी एक नया प्रयोग करके लगता है जो भूमिहार के जहां उम्मीदवार है, पहले इससे पहले तक जो हमने देखा है उसमें भूमिहार समाज के लोग वो अपने जाति के भी उम्मीदवार को सीधे सीधे नकार देते थे और वह एनडीए को ही वोट करते थे। लेकिन इस बार जो बातें सामने आ रही है उसमें भूमिहार के कारण लग रहा है कि भूमिहार समाज के लोग जहां उनके उम्मीदवार महागठबंधन से भी है वहां अधिकांश वोट उन्होंने दे दिया है। इसके चलते यह आकलन करना जो ये जीत रहे हैं या हार रहे हैं, परिणाम चौंकाने वाला भी हो सकता है। अच्छा, पूर्वी चंपारण मोतिहारी कहा जाता है, वहाँ से वीआईपी से है राजेश कुशवाहा, वहीं राधा मोहन सिंह है एनडीए की तरफ से। तो क्या लग रहा है वहाँ की क्या स्थिति लग? नहीं, वहाँ जो बातचीत हुई है, मोतिहारी में बातचीत हुई है, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं उनसे भी बातचीत हुई है, और राजपूत क्षत्रिय समाज से लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई है। तो दोनों के अपने अपने ये हैं। जैसे मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि वहाँ राजेश कुशवाहा जीतेंगे, उनका कैलकुलेशन है कि मुसलमान, यादव और ये मल्लाह, ये तीनों मिलके दिए हैं। लेकिन वहीं जब हमको एक राजपूत क्षत्रिय समाज के लोगों से बातचीत हुई है तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि मल्लाह लोगों ने वहाँ एक सवाल खड़ा कर दिया कि भाई जब वीआईपी मल्लाहों की पार्टी है तो उसने जो है सो मोतिहारी से, जहाँ सीजेबल नंबर है मल्लाह का, वहाँ या झंझारपुर से एक जगह कम से कम क्यों नहीं मल्लाह को दिया। तो आप कहते हैं कि मल्लाह की पार्टी है, लेकिन आप मल्लाह को कहीं सीट नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से इससे एक नाराज़गी है। और लोगों ने कहा कि इससे लगभग वहाँ 50% वोट जो सूचना है कि 50% जो निषाद समाज का वोट है वो जो है सो वो राधा मोहन सिंह को शिफ्ट हुआ है, जो कि पहले 100% हुआ करता था। अब एक बात ज़रूर है कि जो एक इनका रविंद्र बाबू का कहना है वो कुछ हद तक सही है कि यहाँ जो जातियाँ होती हैं वो अपने जाति के कैंडिडेट वो कहीं भी हो उसको वोट करती है। तो उस हिसाब से राजेश कुशवाहा समाज से आते हैं तो नेचुरली कुशवाहा समाज एनडीए का वोटर है, लेकिन उसने अपने जाति को वोट दिया है तो उनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन मोतिहारी में याद रखना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्या जो है सो वैश्यों की भी है, और वैश्य में वहाँ आरजेडी की प्रीति गुप्ता मेयर हैं अभी।
तो ऐसा कहा जाता है कि उनके प्रभाव में आकर वैश्यों ने भी राजेश गुप्ता को दिया है। तो और दूसरा है कि राजेश गुप्ता यंग हैं और थोड़ा सा ये जो राधा मोहन सिंह हैं वो थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, तो उसका भी कुछ प्रभाव है। तो एक लग रहा है कि वहाँ कांटे की टक्कर है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंततोगत्वा वहाँ बीजेपी ही आगे निकालेंगे। क्या लग रहा है सर, मोतिहारी की क्या स्थिति? मोतिहारी में जो एनडीए का वोट था कुशवाहा, वह कुशवाहा जाति के उम्मीदवार जो राजेश कुशवाहा थे, उनका बड़ा हिस्सा जैसे राजेश कुशवाहा के साथ गया है। इसके बाद वहाँ यह भी बातें सामने आ रही हैं कि वैश्य समाज 50-50 में बट गया। जो वैश्य समाज कोर वोटर माना जाता है एनडीए का, तो ये वोट यह बट गया, प्लस वहाँ मलाह वोट जैसे जुड़ गया। और बहुत दिन से राधा मोहन सिंह वहाँ से लगातार सांसद होते आए हैं, तो कहीं न कहीं जो अधिक दिनों से रहते हैं उनके प्रति कुछ न कुछ नाराज़गी भी रहती है। तो वहाँ हमको जो लग रहा है कि एनडीए का वोट ही जैसे कमा है, न कि जैसे महागठबंधन का वोट बढ़ा है, जिसमें कुशवाहा बढ़ गया, वैश्य बड़ा बढ़ गया है, जो वैश्य में टूट है। इस स्थिति में राधा मोहन सिंह का जीतना आसान नहीं है। और जहाँ तक बात आती है, लोगों का यह आकलन होता है कि जो वोट तो कम गया, जीतेंगे हम ही, यह एक इसको हम बकवास मानते हैं। यह आकलन मतलब क्या है, जो जीतेंगे हम ही, जो हम जीत रहे हैं, वोट तो कम गया, जीतेंगे। जहाँ 50,000 से कोई उम्मीदवार जीता है, जहाँ 1 लाख से कोई उम्मीदवार जीता है, वहाँ लाख 1.5 लाख वोट विरोधी में प्लस हो जाता है, तो आपके पास तो माइनस हुआ ना। तो इस स्थिति में कैसे आप जीत सकते हैं? तो इसमें बड़ा राधा मोहन सिंह का सीट निकालना आसान नहीं दिख रहा है। वैसे जो मतदाता के ऊपर है, जब मतदान पेटी मतदाता का जो मताधिकार है वो पेटी में बंद है, परिणाम क्या होगा यह अनुमान उसी दिन लगाया जा सकता है। अच्छा, शिवहर में आरजेडी से रितु जायसवाल है और जेडीयू से है लवली आनंद मोहन की बीवी, तो कहीं ना कहीं वैश्यों का टिकट काटा गया, तो क्या लग रहा है इसमें? नहीं, बिल्कुल हमने आज भी, मैं उसी क्षेत्र में था और उस क्षेत्र के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है। तो वहाँ जो अपर कास्ट है, वो अपर कास्ट टोटल सवर्ण जो है सो उसमें कहीं कोई फूट नहीं पड़ी है और सवर्णों ने वोट किया है लवली आनंद को। और आश्चर्यजनक रूप से रितु जायसवाल के रहते हुए भी वैश्यों ने कंप्लीट वोट कर दिया है ये लवली आनंद को। इसलिए लवली आनंद का वहाँ पलड़ा भारी हो गया है, जो कि एकदम लग रहा था, मैंने चुनाव के 1 दिन पहले तक लग रहा था कि लवली आनंद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अति पिछड़े जो हैं वो तो उसके साथ ही थे। तो ये हमने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वैश्य में ये परिवर्तन क्यों आया कि अपने कैंडिडेट को छोड़कर वो जो है सो, तो उसका जवाब ये आया है कि वहाँ पर ये मैंने 1 दिन पहले या यूँ कहें कि रात में एक बहुत सारी मीटिंग हुई, उसमें रेणु देवी ने भी पहल किया, पवन जायसवाल ने भी पहल किया जो वहाँ से विधायक हैं। तो उन लोगों ने पहल किया और उन लोगों ने ये उनको समझाने में वो सफल रहे कि आप जो है सो आपके लिए एनडीए में रहना ही उपयुक्त है और एनडीए में ही आप जो है सो ये कर सकते हैं। और आप अगर वोट करेंगे भी तो आरजेडी कभी नहीं मानेगी, चूँकि वैश्य के बारे में ये तो भारतीय जनता पार्टी वैश्यों की ही पार्टी है। तो आप नहीं भी दीजिएगा तो वैश्य के लिए मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि आप हाँ बीजेपी का जो समर्थन में खड़ा है, वहाँ तो बीजेपी नहीं खड़ी है शिवहर में। हाँ, तो ये इससे उनका माहौल बदला है, जो माहौल बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं था। वो वैश्य के चूँकि वैश्य का वोट शिवहर में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे रितु जायसवाल को इसीलिए आरजेडी ने टिकट भी दिया था। लेकिन वहाँ पर स्थिति बदली है और उन लोगों का भी जो सवर्ण लोग थे उन लोगों ने भी बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है कि अप्रत्याशित रूप से वहाँ वैश्य जो है सो लवली आनंद के साथ चला गया। क्या लग रहा है सर, वहाँ पर वैश्यों से ज़्यादा है स्थिति, तो क्या लवली आनंद की तरफ? देखिए, जहाँ तक शिवहर का सवाल है तो शिवहर में 17% कुल जो है से मतदाता है अपर क्लास के और 17% अकेले मुस्लिम हैं। अपर क्लास के मतदाता जो अब तक जो वोटों पर देखा गया है उसमें उनका मतदान प्रतिशत कम रहता है, जबकि मुस्लिमों का ज़्यादा रहता है। अब रह गई वैश्य की बात, तो वैश्य समाज
अगर टोटल के टोटल शिफ्ट कर गए क्या कहते हैं एनडीए के तरफ, तब तो थोड़ा लवली आनंद का पलड़ा भारी पड़ता है। अगर बैस समाज जैसे वहाँ रामा देवी थी, सीतामढ़ी में पिंटू तुलसिया थे, कौन पिंटू थे? सुनील कुमार पिंटू, सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू थे। 2 बैस का टिकट एक साथ काटा, उसका नाराज़गी स्पष्ट रूप से बैसों में था। उस बैस वोट को मतलब बैस समाज के जो नेता, बड़े बड़े नेता है, वो कितने उसमें बदलाव किए हैं लास्ट में, इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर 50% भी बैस का वोट काटने में ऋतु जायसवाल सफल होती है तो इस स्थिति में ऋतु जायसवाल को जीतने से भी नकारा नहीं जा सकता है। वहाँ बैस मतदाता के ऊपर निर्भर करता है, जब बैस मतदाता आखिर अंतिम समय में क्या रुख लिया। अच्छा, वैशाली की क्या स्थिति लग रही है? आरजेडी से मुन्ना शुक्ला है, वहीं वीणा देवी जो सिटिंग सांसद है लोजपा से। वैशाली में जो इक्वेशंस है, जो कास्ट इक्वेशंस है, उसमें अगर खास करके अगर 4 विधानसभा को हम लें, पारू, साहेबगंज, बरूराज और कांटी, तो इसमें अगर यादव, मुसलमान और भूमिहार या फिर यादव, मुसलमान और राजपूत अगर एक होके वोट करेंगे तो वही कॉम्बिनेशन जीतेगा। इसलिए जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत स्पष्ट है कि मुन्ना शुक्ला बहुत आगे चल रहे हैं। कि इसलिए कि वो बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन वो धरातल पर दिखा भी है कि मुसलमानों ने भी वोट किया है और फिर ये यादवों ने भी वोट किया है और भूमिहारों ने जम कर वोट किया है। यानी जो भूमिहार के बारे में था कि वो शायद कुछ टूट में हो जाएगी, टूट नहीं हुई, बल्कि मुजफ्फरपुर से भी लोग गए और मुजफ्फरपुर से जा के उन लोगों ने वोट गिराया है और एकदम मुस्तैदी से अपने बूथ पर वो ये नज़र आए हैं। तो ये एक बहुत ही एक भूमिहार वोट में बहुत ही शिफ्ट नज़र आ रहा है। बाकी जगह सब जगह जैसे मुजफ्फरपुर में सारे भूमिहारों ने बीजेपी को वोट किया है, एकदम बहुत स्पष्ट है। और बीजेपी यहाँ से जीतने भी जा रही है, बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से मुजफ्फरपुर में जीतने जा रही है। लेकिन वही भूमिहार अपनी जाति के मुन्ना शुक्ला को वोट देने के लिए एक तरह से पागलपन की स्थिति में वो आ गया हुआ था। और जब कोई कास्ट पागलपन की स्थिति में आ जाता है और उसमें फिर यादव और मुसलमान का तड़का उसमें लग गया हुआ है, तो निश्चित रूप से हमको ऐसा लग रहा है कि मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत चुके हैं। क्या लग रहा है सर आपको, क्या स्थिति? सेजल, हमको जो लग रहा है उसमें अब तक जो स्थिति चुनावों का हम देखे हैं उसमें अब तक भूमिहार समाज के लोग एनडीए के कोर वोटर, बैस भी थोड़ा टूट जाए, राजपूत भी टूट जाए, ब्राह्मण भी कहीं टूट जाए, लेकिन भूमिहार जाति के वोट में टूट जैसे नहीं होता था। इस बार शायद लगता है इसी कारण भूमिहार अपने को देख रहे, अपने को उपेक्षित माने हैं जो एनडीए से मात्र उनको 3 सीट मिला है और जबकि महागठबंधन ने भी उनको 3 सीट दिया। तो इस उपेक्षा को झेलते झेलते लगता है जो भूमिहार, जैसे कुछ भूमिहार समाज के लोगों से भी बात हुई तो भूमिहार समाज के लोगों ने कहा कि इस बार हम एनडीए के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यह लड़ाई हमारे अस्मिता की लड़ाई है। तो भूमिहार समाज इस बार अपनी अस्मिता की लड़ाई रहे हैं, जो भूमिहार समाजों का कहना है। उस स्थिति में भूमिहार समाज जहाँ भी उनके उम्मीदवार है वहाँ जैसे वो अपने उम्मीदवार के तरह शिफ्ट किया। यहाँ पे टिकट कटा है एनडीए का, तो लग रहा है कि मतलब भूमिहार उपेक्षित होने के कारण महागठबंधन को जैसे वोट दिया है, और जहाँ उनको मतलब भूमिहार समाज नहीं है वो एक एक करके वोट जिस तरह से एनडीए को देते हैं एनडीए को ही दिए हैं। अब रह गया सवाल जो वहाँ सिर्फ भूमिहार के ही जुड़ने की बात नहीं है, वहाँ जैसे भूमिहार के साथ यादव का समीकरण हो गया, सहनी का समीकरण हो गया, मुस्लिम का समीकरण हो गया। पिछले बार जो नुनिया जाति के लोग मतलब 75-80% वोट दिए थे एनडीए को, इस बार वो 50-50 में बट गए। वह वोट मतलब 50 से 60% वह वोट, जैसे आकलन है जो क्षेत्रों में चर्चा है वैसे तो मतदाता का जो मत है वो पेटी में बंद है, वो क्या होता है ईवीएम में बंद है, वो उसका रिजल्ट जानना अभी मुश्किल है। लेकिन जो बातें आई है उसमें नुनिया जाति के वोट अगर 50% ही दे दिए हैं, मतलब महागठबंधन को दिया है, तो वह भी एनडीए के वोट में टूटे। दूसरी तरफ कुशवाहा जाति के वोट में भी 20 से 25% टूट की बात आ रही है, तो वह भी एनडीए का वोट ही टूट करके इधर आया है। तो उस स्थिति में महागठबंधन का वोट बढ़ा है और एनडीए के वोट घटा है, जबकि एनडीए का वोट जो मास जो वोट अति पिछड़ा है वह कायम है।
लेकिन जो कुछ वोट है जैसे जातीय समीकरण के कारण जो टूट है उसमें एनडीए के वोट बैंक में कमी हुई है और महागठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा है। इस स्थिति में वहाँ पला भारी मुन्ना शुक्ला का दिख रहा है, लेकिन अंतिम क्षणों में क्या होता है आपको हम फिर एक बार बताया जाए, जैसे जीविका और 5 किलो अनाज वह किस रूप में प्रभावित करता है वह बड़ा मुश्किल है। तो इस स्थिति में मुझे जो लग रहा है, मतलब ये तो 8 लोकसभा की बात हम लोग करते हैं, जहाँ तक बिहार के अन्य जगहों की बात आ रही है उसमें या तो महागठबंधन 5 से 10 सीट के आगे भी बढ़ सकता है या फिर एनडीए भी अगर स्लिप किया तो वो भी जैसे 35 के पार कर सकता है। अच्छा, गोपालगंज की क्या स्थिति लग रही है? प्रेमनाथ चंचल है वीआईपी से, वहीं बीजेपी से आलोक कुमार सुमन है, तो गोपालगंज की क्या समीकरण बनता है? देखिए, ऐसा है कि गोपालगंज एक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है और नेचुरली सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में जो कैंडिडेट हैं वो एक रविदास समाज से हैं और दूसरे पासवान समाज से हैं। जो वीआईपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो रविदास समाज पासवान समाज से हैं और रविदास समाज से हैं। ओवरऑल मेरा अपना आकलन है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट करें हम लोग, कि हमारा अपना आकलन है कि जो भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है उसमें निश्चित रूप से एनडीए आगे रहेगी, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल सारा वोट्स, जैसे जो अपर कास्ट का सवर्ण का वोट है, अति पिछड़े का वोट है, कुर्मी कोयरी जो जिसको लौकुश समीकरण कहते हैं उसका वोट है, वो सब जो है सो जाएगा और वहाँ बिल्कुल मुस्लिम और यादव बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। इसलिए गोपालगंज में जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ उसमें एकदम विन विन पोजीशन है डॉक्टर आलोक सुमन का। आपको क्या लग रहा है गोपालगंज में निश्चित रूप से जो उच्च जाति के वोट हैं, वो एनडीए के जो कोर वोटर हैं वो एनडीए के तरफ गए हैं। वहाँ उनको व्यक्तिगत कुछ ऐसा है नहीं जिसके कारण गए हैं, इसलिए हो सकता है जो गोपालगंज में एनडीए का पलड़ा भारी रहे। अच्छा, वहीं सिवान में आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी है, वहीं जेडीयू से विजय लक्ष्मी देवी है जो कि कुशवाहा समाज से आती है, साथ ही साथ हिना साहेब है। काफ़ी मतलब मुस्लिम वहाँ की समुदाय ज़्यादा है, तो क्या लग रहा है कि किधर स्थिति? देखिए, वहाँ बहुत स्थिति स्पष्ट है। वहाँ जो मेरा अपना आकलन जो कह रहा है उसमें हिना साहब आगे चल रही हैं। वहाँ आरजेडी कहीं नहीं है, क्योंकि आरजेडी का कोई वोट बैंक अब रहा ही नहीं, इसलिए कि आरजेडी में वो जो अवध बिहारी चौधरी जी जो हैं वो यादव समाज से आते हैं, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, लेकिन वो सिर्फ अकेले पड़ गए। अब तो मुस्लिम जो है सो वोट, सारा वोट हिना साहब में चला गया। और सवर्ण, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो सिवान के सवर्ण हैं वो माले से त्रस्त रहते हैं, तो माले को नहीं जीतने। और इसके जो जेडीयू की कैंडिडेट है उसके जो हस्बैंड हैं उनका माले से संबंध रहा है, शायद उनका नाम रमेश कुशवाहा है, उनका माले से संबंध रहा है। तो वहाँ अपर कास्ट टोटल चला गया हुआ है ये हिना साहब के साथ। और दूसरे जो महरूम साहबुद्दीन हैं उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन सब लोगों ने हिना साहब लगातार 2 टर्म से हार भी रही थी, तो एक सिंपैथी वोट भी है। तो वहाँ जो लड़ाई अब है वो बिल्कुल जेडीयू और इंडिपेंडेंट हिना साहब के बीच में है। लेकिन उसमें जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि अपर हैंड है हिना साहब का, ये, और आरजेडी कहीं नहीं है। आरजेडी कहीं नहीं है, तो क्या लग रहा है सर सिवान में आरजेडी का कहीं गायब हो जाएगी? सिवान में एक अलग समीकरण है। सिवान में सैयद शहाबुद्दीन उच्च जाति की लड़ाई लड़ते थे, उनको उच्च जाति का समर्थन मिलता था जिसके कारण वो चुनाव जीतते आते थे। इधर हिना साहब राजद से चुनाव लड़कर देख ली, उनके बाद जैसे वो चुनाव हार गई थी, उसने नया प्रयोग किया जो निर्दलीय चुनाव लड़के। तो इस निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति में जो बात सामने आ रही है, वहाँ अपर क्लास के भी जितने मतदाता हैं उसका बड़ा हिस्सा हिना साहब को गया और मुस्लिम का हिस्सा तो गया ही है। उस स्थिति में जो एनडीए का जो सवर्ण वोट है वह चला गया टोटल के टोटल। कहीं हुआ है जो एक जाति सवर्ण में, जैसे जहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार है ब्राह्मण का गया, जहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार है वो ब्राह्मणों को दे देता है, राजपूत है राजपूत को दे दिया, जैसे भूमिहार है भूमिहार को दे दिया। लेकिन यहाँ टोटल सवर्ण की बात आ रही है, टोटल सवर्ण हिना साहब को जैसे वोट दिए। और इसके बाद जैसे वहाँ बच गए अवध बिहारी चौधरी, तो उनके पास जो मुस्लिम वोट कट गया, तो वहाँ फिर मतलब वो सहनी और ज़्यादा मिल करके तो ऐसा हुआ नहीं। फिर जो एनडीए का बड़ा वो हिस्सा जैसे कट गया, जैसे सवर्ण वोट और मुस्लिम उसमें जुड़ गया। इस स्थिति में लड़ाई जदयू और हिना साहब के बीच बताई जा रही है और उसमें हिना साहब चुनाव जीत भी सकती है।
अच्छा, महाराजगंज में जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, वहीं आकाश कुमार इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट इस राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है वहाँ की? देखिए, जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल काफ़ी दिनों से वहाँ चुनाव जीत रहे हैं और इस बार तो ऐसी स्थिति थी कि उनको टिकट भी नहीं मिलने की बात थी, ऐसा चल रहा था मामला, लेकिन बाद के दिनों में उनको टिकट मिल गया। वहाँ दो प्रमुख फैक्टर काम कर रहा है। एक तो सच्चिदानंद राय जो भूमिहार समाज से आते हैं, वो खुद महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल सका। उनके दामाद हैं जो एम्स में डॉक्टर हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी से, लेकिन उनको बीजेपी से वहाँ टिकट नहीं मिला। अब वहाँ पर कई लोगों की बात चली, चूँकि भूमिहार का सीजेबल नंबर है, इसलिए वहाँ अखिलेश प्रसाद सिंह अपने लड़के के लिए चाह रहे थे कि कहीं पर से उनको टिकट मिले। तो महाराजगंज से अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं, उनके लड़के को आकाश कुमार सिंह जो अभी यंग हैं, 33, 34, 35 साल का उम्र उनका होगा, तो उनको जो है सो टिकट मिला हुआ है। और नेचुरली भूमिहार समाज की संख्या चूँकि वहाँ ज़्यादा है, इसलिए भूमिहार समाज, जैसा कि इस बार हो रहा है कि भूमिहार समाज अपने कैंडिडेट को वोट कर रहा है, वो चाहे आरजेडी में हो, कांग्रेस में हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से लड़ाई वहाँ पर बहुत ये हो गई है। लेकिन जो मैंने कहा कि अब फिर से लौट गए हैं, सच्चिदानंद राय लौट गए हैं बीजेपी में, और प्रभुनाथ सिंह के लड़के जो रणधीर सिंह हैं, जो चाहते थे स्वयं आरजेडी से टिकट लेना, वो आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज़ होकर जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं। और ये लोग, दोनों लोग सिग्रीवाल को जिताने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। तो इसलिए बहुत रोचक मुकाबला हो गया है और अभी वहाँ कुछ भी कहना मुश्किल है। सर, आपको क्या लग रहा है महाराजगंज की क्या? प्रोफेसर साहब ने ठीक ही कहा, जो वहाँ रोचक लड़ाई है उस स्थिति में कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ भूमिहार वोट जैसे बातें आ रही है, एक मुश्त जैसे महागठबंधन से जो कांग्रेस के उम्मीदवार और अखिलेश प्रसाद सिंह के लड़के हैं आकाश कुमार, उनको दे दिया है। तो और उसके और भी वोटर जैसे भूमिहार वोट के साथ ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, मुस्लिम वोट है, फिर सहनी वोट है, अन्य भी कई जातियों में जैसे टूट की बात आ रही है थोड़ा मोड़ा एनडीए के वोट में। तो वही उस स्थिति में वहाँ कांटे की टक्कर है, वहाँ कहना मुश्किल है। जो सिग्रीवाल और आकाश के बीच जो लड़ाई है, उसमें कौन जीत हासिल कर सकते हैं, बड़ा पेचीदा मामला। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। अब हमने आपको बताया किस तरह से बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्र जो छठे चरण के चुनाव में आया है, जिनका इलेक्शन कल समाप्त हुआ, उसमें किस तरह से समीकरण बनता नजर आया है। खैर, पूरा मामला साफ तो 4 तारीख को ही होगा जब रिजल्ट जारी होंगे। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।